स्टार्ट विद today's themes analysis। आज का सबसे पहला टॉपिक है इंडियाज आईटी ड्रीम्स इज एट क्रॉस रोड्स। सो बेसिकली जो कंटेंट है ये हाईलाइट करता है कि किस तरीके से जो प्रोफाउंड मेटामॉर्फिज्म है इन इंडियाज आईटी सेक्टर विच इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द असेंबली लाइन मॉडल ऑफ द मेंटेनेंस एंड कमोडिटाइज्ड सर्विसेज। चैलेंजेस और डिस्ट्रप्शंस क्या हैं इसकी वजह से? जॉब ले ऑफ्स एंड शिफ्ट्स हो रहे हैं। द सेक्टर इज़ बेसिकली विटनेसिंग सिग्निफिकेंट जॉब कट्स। एग्जाम्पल 8,000 in TCS and 30,000 plus in Meta. As the demand for simple legacy tech skills like Java or SAP declines. So AI automation threat है। Generative AI and AI-driven automation could displace up to 70% of the routine work by 2030, necessitating a pivot towards higher order human-centric skills, example empathy, creative problem solving, etc. Skill mismatch की भी एक problem है. There is a kind of a challenge disruption. There is a severe skill gap. Engineering and IT degrees are often insufficient as the market demands expertise in the future-ready domains like AI or ML, DevOps, cloud, and cybersecurity. Definitely. Skill orient. I think there should be a skill upgradation programs rather than removal of the staff. There should be a rather skill upgradation program in these tech firms. वहाँ पर ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड होनी चाहिए फॉर सच हैंडलिंग सच थिंग्स, क्योंकि आप एनी टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन. सो दिस इज़ वॉट आई फील. दिस कैन बी समवॉट ऐसे लाइक थिंग ऑल्सो कि ऐसे में भी ऐसे आ सकता है. तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से जनरेट कर सकते हो कि अगर जो सोल्यूशंस आपको देने होंगे तो आप उसमें ये सोल्यूशंस दे सकते हो कि टेक कंपनीज़ को बीच बीच में वर्कशॉप्स कंडक्ट कराने चाहिए या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराने चाहिए सो दैट दे कैन upgrade the skills of their employees. Specifically with respect to AI and the upcoming emerging technologies, कितने लोगों को आप replace करोगे? After all, humans are needed for handling everything. The technology cannot replace humans. This is the basic gist. So policy and way forward क्या बताया गया इसमें? Reskilling mandate. The industry and the government must prioritize reskilling. This is what I was saying कि reskilling mandate कर देनी चाहिए और prioritize भी कर देना चाहिए. The 5 million strong workforce moving from retrenchment to R-skilling to preserve human capital. Curriculum reform की अगर हम बात करें तो urgent curriculum reform is needed in the engineering education to focus on the core principle and critical thinking over the narrow obsolete skills. Now, if we talk about diversification, India must diversify the sector by supporting product development and the startup ecosystem to create new jobs, pivoting from an outsourcing model to an innovation model. सोशल सेफ्टी नेट की अगर बात की जाए, पॉलिसी मस्ट बी फ्रेम टू प्रोवाइड रीट्रेनिंग एंड सोशल सेफ्टी नेट्स फॉर डिस्प्लेस्ड टैलेंट्स टू मैनेज द ट्रांजिशंस फेयरली. इस पे आप बहुत एक अच्छा ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो बिकॉज सच थिंग्स कैन बी इनडायरेक्टली आस्क्ड इन UPSC और वो ऐसे में तो ज़रूर आ सकती हैं. अभी इस साल नहीं आएंगी, नेक्स्ट ईयर आ जाएगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आ सकती है. बट ये जो नोट्स हैं आपके कहीं जाते नहीं हैं दे, और इसमें से आप आइडिया उठा के अपने बाकी चीज़ों में भी आप लिख सकते हो. बाकी आंसर्स में भी यू कैन इंक्लूड योर आइडियाज, पॉइंट ऑफ व्यूज. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, द केस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. सो बेसिकली ये जो कंटेंट है ये इंक्लूड करता है अबाउट द कंटेक्स्ट एंड द ग्रिड पैराडॉक्स, द चैलेंज ऑफ इंटीग्रेटिंग रिन्यूएबल्स एंड द रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स टू मैनेज द डक कर्व. डक कर्व क्या है ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डू डिफाइन दिस टर्म इनटू योर नोट्स और इस पर थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा. नेक्स्ट बात हो रही है एनर्जी एफिशिएंसी एज द फर्स्ट फ्यूल, इट्स रोल इन प्रोवाइडिंग ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी पर रिड्यूसिंग द डिमांड. पॉलिसी रिकमेंडेशंस एंड सॉल्यूशंस की अगर बात की जाए तो मैकेनिज्म्स लाइक डिमांड साइड मैनेजमेंट, DSM, टाइम ऑफ द डे, TOD, एंड प्राइसिंग, वाइट सर्टिफिकेट्स एंड द यूज़ ऑफ वर्चुअल पावर प्लांट्स, इसके बारे में बात की जा रही है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोबेबल क्वेश्चंस, तो यहाँ पर प्रोबेबल क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि सबसे पहले ग्रिड एमिशन फैक्टर है उस पर पूछा जा सकता है. वाइट सर्टिफिकेट्स किन को प्रोवाइड किए जाते हैं उन पे पूछा जा सकता है. एंड स्पेसिफिकली दे आर एसोसिएटेड विथ विच पॉलिसी. उसके अलावा ये जो मैंने टर्म बोला है
डक कर्व, ये इंपॉर्टेंट है। अब मेंस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? दैट एनर्जी एफिशिएंसी is the first fuel that can solve the grid paradox and accelerate India's energy transition. Examine the statement in the context of India's renewable targets and grid stability challenges. दूसरा ऐसे आ सकता है, discuss the various demand side management mechanism that can be deployed to enhance grid flexibility in India. How can market based instruments like energy saving certificates, incentives, greater adoption of EE measures. तीसरा आपका डक कर्व पे आ सकता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका केरला स्टोरी, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी शुड बी सीन एज नेवर एंडिंग टास्क। Kerala has achieved exemplary success in social and human development, leading to poverty reduction from 59.69% in 1977 to just 0.55% in 2023. Multidimensional poverty index, the lowest in India. Recognizing that poverty eradication is a never-ending task, the state launched the Extreme Poverty Eradication Program in 2021. The EPEP aims to prevent relapse and ensure no household falls into the extreme poverty. It uses community-driven bottom-up approach, avoiding a uniform solution. The program identified over 64,000 extremely poor families, comprising 1,03,999 individuals, and deployed a 4-level verification system support by the local bodies. Based on this, it provides customized microplans covering essential support such as the food, health, housing, and livelihood, showcasing Kerala's commitment to progressive governance and community-based welfare. So, this can be a basic format for the answer writing also. You can use these examples for answer writing, और उसके अलावा जो एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम है उसकी भी आप सहायता ले सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। Next topic is Zoran's NYC race recast US politics. So Zoran's Mamdani's NYC race, while local, highlights significant trends in US politics. A democratic socialist, Mamdani's success stems from a dual strategy, that is running an efficient grassroots campaign and addressing the widening political divide between the establishment left and the working class left, or left behind right. So his campaign's ability to bring together the working class and the middle class establishment, a coalition similar to Trump's, is noteworthy. The article argues that this tension is fueled by economic anxiety among the middle class, especially regarding student debt and high tech jobs, and voter discontent over traditional parties. Mamdani's victory, if it materializes, would mark an important milestone, proving that identity based politics competition can successfully unite diverse working class and progressive voters against the established political machinery. नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हैज़ क्लाउड सीडिंग बीन इफेक्टिव। ये आर्टिकल जो है बेसिकली डिस्कस करता है अबाउट द हिस्ट्री एंड एफिकेसी ऑफ क्लाउड सीडिंग, और ये बेसिकली एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। क्लाउड सीडिंग इन्वॉल्व्स स्प्रेइंग ऑफ सॉल्ट मिक्सचर। कौन से सॉल्ट मिक्सचर्स की बात की गई है यहाँ पर, या किन्हें स्प्रे किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, या ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है इनटू द क्लाउड्स. So these are sprayed into the clouds to induce the precipitation. So the practice originated in 1940s with notable early programs in US and USSR. इंडिया में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी है उन्होंने कंडक्ट किया था क्लाउड एरोजॉल इंट्रैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट, जिसका लेटेस्ट फेज जो है वो 2023 में कंडक्ट किया गया उस एक्सपेरिमेंट का. सो ये दिस इन्वॉल्व रिलीजिंग कैल्शियम कार्बाइड सॉल्ट मिक्सचर ओवर द महाराष्ट्र एंड कर्नाटक. ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसकी बात की जा रही है कि महाराष्ट्र कर्नाटक के ऊपर कैल्शियम क्लोराइड की सोल्यूशन जो है सॉल्ट सोल्यूशन को स्प्रे किया गया. सो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट showed a 7% increase in the rainfall as compared to unseeded clouds, suggesting a measurable, albeit modest, success.
However, the efficacy of the cloud seeding remains debatable. Critics argue that it is challenging to prove whether rain was caused by the seeding or would have occurred naturally. So, past Indian experiments have yielded mixed or inconclusive results, often failing to confirm a clear cause and effect relationship. So, despite the mixed data, researchers state that cloud seeding holds promise, especially for managing air quality and enhancing the regional rainfall, and experiments that are ongoing to refine the technology. Next topic है आपका what are the challenges with the High Seas Treaty. अब बेसिकली द हाई सीज ट्रीटी जैसे फॉर्मली बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन के नाम से जाना जाता था was set to be ratified aims to establish marine protected areas जैसे शॉर्ट फॉर्म में MPAs बोला जाता है and ensure the fair sharing of benefits from marine genetic resources in areas outside the national jurisdiction. However, the treaty faces challenges. कौन से challenges face करती है treaty? सबसे पहला common heritage of humankind. MGRs. The core principle of shared MGR benefits is ambiguous. Wealthy nations and corporations who possess the technology for the deep sea bioprosecuting are reluctant to share the profits. Implementation and enforcement भी कहीं ना कहीं problem है. Basically इसे properly implement नहीं किया गया है. The treaty basically lacks clear mechanisms for dynamic governance, binding MPA rules and effective enforcement, especially given the freedom of high seas. Language of clarity. The text requires further clarification on the on specifics like financing, capacity building, and transparency with the developing nations need to ensure their equitable share of benefits and resources. नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीथिंकिंग साइंटिफिक पब्लिशिंग इन द एज ऑफ AI. बेसिकली जो आर्टिकल है हाईलाइट करता है द नीड टू रिफॉर्म द साइंटिफिक पब्लिशिंग मॉडल ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल ओवर द रिसर्च. Much of it is publicly funded in the hands of a few commercial publishers. These publishers charge high subscription fees, limiting global access to knowledge and data crucial for AI innovation. So the current system where the authors give up the copyright and often pay exorbitant article processing charges creates a fundamental challenge to the vision of equitable knowledge sharing. Initiatives like open access, that is OA movement, and the Indian government's open national access to scientific knowledge aim to democratize the access. The future necessitates authors retaining their rights using the Creative Commons licenses and establishing a robust open science infrastructure to ensure that data sharing benefits society and empowers AI development rather than remaining locked behind the paywalls. This is the last topic of the day. Need for shift in focus from food security to nutrition security PM. So basically, in his inaugural address at the first Emerging Science, Technology and Innovation Conclave, which replaces the Indian Science Congress, PM Narendra Modi called for a crucial shift in focus from food security to nutrition security. He urged experts to leverage science and technology to create biofortified crops to address the malnutrition. अब ये बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं, इनके वैराइटीज़ क्या है, इनको कैसे डेवलप किया जाता है, ये सब आपको प्रीलिम बेस्ड प्रिपेयर करना है. दूसरा, डेवलप लो कॉस्ट फर्टिलाइजर्स, मैप इंडियाज जीनोमिक बायोडाइवर्सिटी. और दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जीनोमिक बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से मैप की जाती है, इसका यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. Pioneer new and clean battery storage solutions. The PM also highlighted India's doubling of research and development expenditure and the launch of National Research Foundation with a fund of rupees 50,000 crore to bolster research and development. ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ये इंपॉर्टेंट है. अच्छा, उसके अलावा ये जो टर्म यूज़ किए जा रहे हैं, दैट शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसको आप एक क्वेश्चन के तौर पे इसका आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा. सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में अंतर क्या है और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. सो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स एंड गाइडेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स हो गया, आपका लो कॉस्ट फर्टिलाइजर्स हो गया, जीनोमिक
बायोडाइवर्सिटी की मैपिंग हो गई, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपनी आंसर राइटिंग में. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.